ये कहानी एक ऐसे इवल हीरो यन वुशी की जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इस पूरी दुनिया में अकेला था। यन वुशी के मुताबिक इस कल्टीवेशन की दुनिया में सब लोग मतलब के हैं, इसीलिए वो खुद भी किसी पर रहम नहीं खाता। एक दिन किस्मत उसकी जिंदगी में एक दोस्त ले आई जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए यन वुशी पूरी दुनिया के खिलाफ हो गया। अकेला यन वुशी मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स के सामने ये जंग वाकई में कमाल की थी। अब चलो और ज्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि हजारों साल पहले मार्शल आर्ट के एक मास्टर होंगजुन ने मार्शल आर्ट की एक बुक सोलेरिटी लिखी। माउंट शियांदो, तियानताई, बाइफेंग और बाइमुसेक के पास इस बुक का एक एक वॉल्यूम था, जबकि लास्ट वाला वॉल्यूम अभी भी मिसिंग है। बाइमुसेक का मास्टर होलोंग अकेले ही इस बुक के 5 वॉल्यूम्स को हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने बाकी सब सेक्ट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन एट लास्ट माउंट शियांदो के चीफ कीफेंग ने उसे हरा दिया और इसके साथ ही बाइमुसेक के मास्टर्स भी गायब हो गए और हुलोंग को भी यह ऑर्डर दिया गया कि वो 20 साल सेंट्रल चाइना से दूर रहेगा। हुलोंग को चाइना से निकालते वक्त उसे गोल्डन फ्लावर रिंग भी ले ली गई, जिससे बाइमू के मास्टर्स को ऑर्डर दिया जा सकता था। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आ गया। हम मास्टर हुलोंग का डेसिबल कुनिये अपने कुछ साथियों के साथ शियांतो माउंट के चीफ डिसिप्लिन को मारने के लिए आया हुआ था। कुनिये अपनी दोनों सोर्ड्स को रेडी करते हुए शेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे शेन ने अपनी सोर्ड की मदद से ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही इन दोनों के दरमियान जबरदस्त शॉर्ट फाइट स्टार्ट हो गई। एट लास्ट शेनक्याओ ने कुनिये की सोर्ड को तोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया, जिससे कुनिये को भी ये बात क्लियर हो गई कि वो अकेला शेनक्याओ का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए वो सीटी बजाते हुए अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है, जिन्होंने आते साथ ही शेनक्याओ पर हमला करना शुरू कर दिया। शेनक्याओ को उनके अटैक्स को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसलिए शेनक्याओ ने उन पर एक स्लैश अटैक करके उन्हें दूर पटक दिया। शेनक्याओ की बॉडी में अचानक से जहर फैल गया और जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी वीक हो गई। इसी बात का फायदा उठाते हुए कुनिये ने शेनक्याओ पर अटैक कर दिया। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यांग वुशी और इसके डेसिबल यू शेंग पर आ गया। ये दोनों माउंट शियांदो पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि माउंट शियांदो का एनवायरनमेंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट था। यू शेंग वैंग यूशी को ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर, पिछले 10 सालों में मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यांग वुशी उसकी बात सुनते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था। यूशन जवाब देते हुए कहता है कि कीफेंग और हुलोंग के मरने के बाद टॉप 10 कुंफू मास्टर की रैंकिंग भी चेंज हो गई। इसके साथ ही मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग शेनक्याओ है। शेनक्याओ मास्टर कीफेंग का डेसिबल था, जिसकी वजह से अब उसका नाम टॉप 10 कुंफू मास्टर्स में आता है। यांग वुशी यू शेंग की ये बातें सुनते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉप 10 कुंफू मास्टर में कौन आता है और कौन नहीं, क्योंकि ये सब कचरे के अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल से तो सिर्फ कीफेंग और मास्टर हुलोंग ही मार्शल आर्ट कल्टीवेटर कहलाने के लायक थे, जो कि अब मर चुके। दोनों के दरमियान इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि यू शेंग देखा है कि अचानक से पानी का कलर रेड हो गया, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इसके साथ ही ये दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां माउंट शियांदो के डेसिबल्स की बॉडीज पड़ी हुई थी। यांग वुशी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है माउंट शियांदो में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी एक और बॉडी पहाड़ी से नीचे की तरफ आ गिरी। यांग वुशी अपने डेसिबल से कहता है कि जाओ इसे जाकर चेक करो, जो सुनकर यू शेंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो असैसिन जो शेनक्याओ को मारने के लिए आए थे वो भी अब यहाँ पहुंच चुके और आते साथ ही यूशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। इन असैसिन्स को अपनी तरफ आता देख यूशन अपने पावर्स को अनलिश करते हुए इन सबको पीछे की तरफ हटा दिया। इसके साथ ही उन असैसिन्स का मास्टर भी वहाँ पर आ गया और आते साथ ही अपने चाबुक से यूशेंग पर अटैक कर दिया। यूशेंग अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। ये सब देखते हुए यांग वुशी वुशन से कहता है कि तुम अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले सालों में तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। यूशेंग अपने मास्टर की बात सुनकर अपनी सारी एनर्जी को कंबाइन करते हुए उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसे उसने हवा में जाते हुए डॉज कर लिया। इसके बाद वो लगातार अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए यूशेंग पर अटैक्स किए जा रहा था। अब बाकी असैसिन्स अपने मास्टर का साथ देते हुए यूशेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। ये सब यूशेंग को मारने ही वाले थे कि तभी यांग वुशी ने अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सबको दूर पटक दिया, जिससे वो असैसिन्स भी वहाँ से डरकर भाग गए। यांग वुशी अपने डेसिबल से कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। यूशेंग अपने मास्टर की बात सुनकर कहता है कि क्या हम इसकी जान नहीं बचाएंगे। यांग वुशी जवाब देते हुए कहता है कि मेरे लिए सिर्फ ये कचरा है, मैंने फाइट प्रैक्टिस के लिए की थी, ना कि इसे बचाने के लिए। यांग वुशी अभी वहाँ से रवाना होने ही वाला था कि उसकी नजर उस बंदे की सोर्ड पर पड़ गई, जिसे देखते हुए वो कहता है कि अच्छा ये है शेनक्याओ, माउंट शियांदो का चीफ डेसिबल। इसके साथ ही वो शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए अपने डेसिबल से कहता है कि इसे जल्दी से रिवाइवल पिल्स देकर हमारे सेक्ट वापस ले आना, ये हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर माउंट शियांदो के पवेलियन पर आ गया, जहाँ मिस्टर तेन और यूआई आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमने हर जगह सर्च किया लेकिन चीफ का कहीं कुछ पता नहीं चला। क्या अभी एल्डर से न्यू चीफ डिसिप्लिन बनाने की बात करना सही रहेगा
आएगा या नहीं। इनकी ये बातें छत पर खड़े यूशेंग ने भी सुन ली थी। यूशेंग हवानियों विला वापस आने के बाद अपने मास्टर यांग वुशी को बताता है कि यूआई को चीफ डिसिप्लिन बना दिया गया। यांग वुशी को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि शेनक्याओ की कंडीशन कैसी है। जो सुनते साथ ही यूशेंग ने भी शेनक्याओ की कंडीशन के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो भी कोमा में है और उसकी काफी बोन्स भी ब्रेक हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो रिकवरी के बाद भी हमारे किसी काम आने वाला। यांग वुशी कहता है कि शेनक्याओ कोई आम आदमी नहीं बल्कि माउंट शांदो का चीफ डिसिपल होने के साथ साथ एक प्योर सोल भी है। कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर ये ईवल होकर हमारे सेक्ट में डिसिबल बन जाए। लेकिन यूशेंग को तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। वो यांग वुशी से कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि शेनक्याओ जागने के बाद एक बेवकूफ बन जाए। यांग वुशी उसकी बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये उठने के बाद एक बेवकूफ बन गया तो तुम इसे जिंदा दफना देना, यही इसकी सजा होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शेनक्याओ होश में आने के फौरन बाद ही उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर शेनक्याओ उससे कहता है तुम्हें काफी गहरी चोटें लगी थी जिसकी वजह से तुम्हारी बोन्स भी ब्रेक हो गई और पॉइजन की वजह से तुम्हारे ऑर्गन भी डैमेज हो गए। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लेटे रहो और अपनी बॉडी को ज्यादा मूव ना करो क्योंकि तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। शेनक्याओ बेचारा जो कि पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किलात में था यूशेंग से कहता है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मेरे सामने सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं। यूशेंग अपने मन में कह रहा था कि शायद ये अंधा हो चुका। शेनक्याओ यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। यूशेंग ने भी अपना नाम बता दिया। शेनक्याओ दोबारा से यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। यूशेंग तो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। क्या इसे कुछ याद नहीं। वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी मास्टर यांग वुशी भी रूम में आते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नाम शेनक्याओ है और तुम मेरे डिसाइपल हो। इसके साथ ही यांग वुशी शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए यूशेंग से कहते हैं कि तुम इसके साथ ही रहोगे जब तक ये फुली रिकवर नहीं हो जाता। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया गया। शेनक्याओ अब काफी हद तक रिकवर हो चुका था। वो कम्प्लीटली तो नहीं लेकिन दिन में लाइट की मदद से डायरेक्शंस का पता लगा सकता था और साथ ही साथ उसकी हियरिंग सेंस भी काफी तेज थी। अब ये दोनों यांग वुशी के पास आ चुके थे। यांग वुशी शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए कहते हैं तुम्हारी कुंफू स्किल अभी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, मैं अभी भी इसे फील कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है कि तुम फ्यूचर में जाकर इसे कम्प्लीटली रिकवर कर लो। इसके साथ ही वो यूशेंग से कहता है कि नैनिया किंगडम में जिवैन और उसकी फैमिली को मार दो। जो सुनकर यूशेंग बताता है कि जिंगवैंग भी हियाओ सेट का ही एक स्पाई है। इन्होंने हमारे सेट पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जब आप मेडिटेशन पर थे। ये सुनकर यांग वुशी गुस्सा होते हुए कहता है कि इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे सेट को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। यांग वुशी शेनक्याओ को कहते हैं कि तुम भी यूशेंग के साथ जाओगे, जिस पर शेनक्याओ भी एग्री हो गया। अब ये दोनों नैनिया किंगडम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शेनक्याओ यूशेंग से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर हियाओ सेट की हमारे साथ दुश्मनी की वजह क्या है, जिस पर यूशेंग ने भी बताना शुरू कर दिया कि हियाओ सेट के लीडर मिस यान और उसके लवर ने हमारे सेट पर बहुत बार अटैक्स किए जब मास्टर मेडिटेशन पर थे ताकि वो हमारे सेट को हत्या सके। जिवैन और उसकी फैमिली को मारना हियाओ सेट के लिए एक वार्निंग की तरह होगा ताकि वो आइंदा से ऐसी कोई गलती ना करें और ऐसा कोई एक्शन भी ना लें। लेकिन शेनक्याओ को तो ये सब जानकर कुछ अच्छा नहीं लगता। यूशेंग से कहता है कि हमें डायरेक्टली मिस यान से बात करनी चाहिए। हम अपने मकसद के लिए इन मासूम लोगों की जानें क्यों ले रहे हैं। यूशेंग शेनक्याओ को समझाते हुए कहता है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मास्टर ने ये फैसला सोच समझ कर ही किया होगा, हमें सिर्फ मास्टर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। इसके बाद ये दोनों शेनक्याओ की मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल शॉप पर रुक गए। यूशेंग शेनक्याओ को एक चेयर पर बिठाकर खुद मेडिसिन लेने के लिए रवाना हो गया। उसी शॉप में एक आदमी अपने बच्चे की मेडिसिन लेने के लिए आया हुआ था। वो बच्चा अपने फादर से हाथ छुड़ाकर यहाँ शेनक्याओ के पास आ गया और शेनक्याओ को देखते हुए बोला कि आप स्माइल करते काफी प्यारे दिखते हैं, लेकिन अफसोस आप देख नहीं सकते। ये बात उसके फादर ने भी सुन ली थी, जिस पर वो इसकी डांट लगाते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलते। साथ ही उन्होंने अपने बेटे के रूड बिहेवियर के लिए शेनक्याओ से माफी भी मांगी। इसके बाद इन दोनों ने अपने नाम एक दूसरे को बताए, जिससे शेनक्याओ को भी मालूम हो गया कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जिवैंग है, जिसे मारने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। शेनक्याओ तो जिवैंग और उसकी फैमिली को बचाना चाहता था, इसलिए वो अपने पास से मेडिसिन का एक पैकेट निकालकर जिवैंग को दे देता है, जिस पर हियाओ सेट की स्टैंप लगी हुई थी। जिसे देखकर जिवैंग भी शेनक्याओ के इशारे को समझ चुका और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर येनजिवैन की मेंशन पर आ गया। शेनक्याओ और यूशेंग भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। यूशेंग ने आते साथ ही वहाँ मौजूद गार्ड्स की धुलाई करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही आसानी के साथ इनके अटैक्स को डॉज किए जा रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही मालूम हो कि कौन कहाँ से अटैक करने वाला है। शेनक्याओ इन लोगों को देख तो नहीं सकता, लेकिन वो इनकी आवाजों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन सबको ठिकाने लगाने के बाद यूशेंग शेनक्याओ से कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको क्योंकि अंदर खतरा हो सकता है। शेनक्याओ भी उसकी बात से एग्री हो गया। इसके बाद यूशेंग अंदर की तरफ चला गया। यहाँ शेनक्याओ आगे तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका पाँव ब्लड
पर से स्लिप हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो हैरान होते हुए कहता है कि इतना ज्यादा ब्लड, इतनी तो फाइट भी नहीं हुई, ये तो इवल गैंग का फाइटिंग स्टाइल नहीं है। अंदर यूशेंग ज़ीवेन की फैमिली को हर जगह सर्च कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। वो बाहर आते हुए शेनक्याओ से कहता है कि मुझे अंदर कोई भी नहीं मिला, क्या तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया था? जिसका जवाब में शेनक्याओ ने भी हाँ कह दिया। साथ ही साथ वो कहता है कि इसमें उसके बेटे और वाइफ की कोई गलती नहीं, हम उनकी जान क्यों लेते, इसीलिए मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। जो सुनकर यूशेंग तो काफी गुस्से में आ चुका था। वो शेनक्याओ से सवाल करते हुए कहता है कि तुम एक पावरलेस ब्लाइंड हो, तुमने आखिर उन्हें मैसेज कैसे भिजवाया? तुम तो सारा टाइम मेरे साथ थे। शेनक्याओ को तो अभी भी अपने केयर पर कोई रिग्रेट नहीं था। वो उसे बताता है कि मैंने उसे हमारे सेक्ट की एक मेडिसिन पैकेट दिया था, जिससे उसे मालूम हो गया कि हम यहाँ आ चुके हैं। शेनक्याओ की बात सुनकर यूशेंग तो और ज्यादा भड़क गया। वो अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि तुमने मास्टर के सारे प्लान को बर्बाद कर दिया, अब इसका नतीजा भुगतो। ये कहते साथ ही वो शेनक्याओ पर अटैक कर देता है, जिससे शेनक्याओ को काफी ज्यादा पेन हुई, क्योंकि उसकी बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुई थी। शेनक्याओ यूशेंग से कहता है कि मैं हियाओ सेट का डेसिबल नहीं हूँ ना? यूशेंग तो उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? शेनक्याओ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे कानों में मुसलसल एक आवाज आती है कि कभी भी बुराई के रास्ते पर मत चलना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक इवल सेट का मेंबर हूँ? यूशेंग तो बांसलेस हो चुका, उसे समझ ही नहीं आता कि वो शेनक्याओ की इस बात का क्या जवाब दे। तभी यहाँ मास्टर यनवुशी भी आ गए, जिसे देखते ही यूशेंग अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है कि मास्टर आई एम सॉरी, मैं आपका काम पूरा नहीं कर सकता, प्लीज मुझे पनिश करें। यंगवुशी कहते हैं कि नैनिये किंगडम में हर तरफ हमारे स्पाइस मौजूद थे। ज़ीवेंग अगर अपनी फैमिली के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता तो मुझे इसका मैसेज मिल गया होता। यूशेंग कहता है तो इसका मतलब ज़ीवेंग अभी भी अपनी फैमिली के साथ इस मेंशन के अंदर है। यनवुशी को तो पता था कि इसे कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए वो एक स्टोन को उठाते हुए सामने पड़े पत्थर की तरफ थ्रो कर देते हैं। अब यूशेंग को भी समझ आ चुका कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो फौरन से जाते हुए उस पत्थर को एक तरफ हटाते हुए ज़ीवेन और उसकी फैमिली को बाहर निकाल लाया। ज़ीवेन फैमिली अब काफी घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था अब उनके साथ क्या होने वाला है। यनवुशी शेनक्याओ से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम इन्हें मुझसे कैसे बचाओगे? ना तो तुम देख सकते हो, ना ही तुम्हारे पास इतनी पावर्स है कि तुम मुझे रोक सको। इसके साथ ही यनवुशी अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए यन फैमिली को मारने के लिए आगे बढ़ गया। शेनक्याओ जो कि किसी बेगुनाह को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए वो फौरन से यन फैमिली के आगे आकर खड़ा हो गया, जबकि उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि यंगवुशी बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यूशेंग तो शेनक्याओ की ये सारी हरकतें देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि क्या ये पागल हो चुका जो मरने के लिए यंगवुशी के सामने आ गया। यहाँ हम देखते हैं कि शेनगवुशी शेनक्याओ के बिल्कुल करीब आकर रुक गया और सवाल करते हुए कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे हरा सकते हो? जिस पर शेनक्याओ ने भी ना में जवाब दे दिया। इसके साथ ही यंगवुशी शेनक्याओ को गले से पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना, क्योंकि तुम मेरे डेसिबल हो, ना कि खुद की मर्जी चलाना। शेनक्याओ की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इन्हें बचा लूं। शेनक्याओ की बात सुनते हुए यंगवुशी हंसते हुए कहता है कि कितना मुश्किल होता है ना अच्छे लोगों के लिए जिंदगी गुजारना। शेनक्याओ कहता है कि तुम्हारे लिए भी तो कितना मुश्किल रहा होगा ये सब प्लान करके एक्ट करना। यंगवुशी तो चौंकते हुए बोला, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरी हियरिंग सेंस काफी अच्छी है। यंग मेंशन की एंट्री फाइट से ही मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब प्लान था। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक मरा हुआ इंसान तो सांस लेता ही नहीं, जबकि ये लोग तो टर्टल ब्रीथिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए सांस ले रहे हैं। यंगवुशी तो शेनक्याओ की इस अक्लमंदी से बहुत इम्प्रेस हो चुका था। यंगवुशी यूशेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अभी भी एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। यूशेंग अपने मास्टर की बात सुनते हुए उन गार्ड्स को टांग से उठाते हुए कहता है कि चलो वुड पे जाओ, शो खत्म हो चुका। उन सब लोगों के जाने के बाद यंगवुशी शेनक्याओ से कहता है कि जब तुम्हें मालूम था कि ये सब प्लान्ड है तो तुम मेरे सामने क्यों आए, जबकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम मेरे एक सिंगल अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारी खुद की जान खतरे में होने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ यान फैमिली की परवाह थी। इसके साथ ही यनवुशी ने उसे सच बता दिया कि तुम इवल गैंग के मेंबर नहीं बल्कि माउंट शांदू के चीफ डेसिबल हो। तुम्हें कुछ लोगों ने बुरी तरह इंजर्ड करके पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और वो मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हियाओ सेट को ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें अपनी इवल स्किल्स सिखाऊंगा, जिससे तुम उन सब से बदला ले सकोगे जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। लेकिन शेनक्याओ तो अपने गुड मोरल्स को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो यंगवुशी से कहता है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जान बचाई और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं अब माउंट शांदू वापस जाना चाहता हूँ। यंगवुशी उसके इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे। वो शेनक्याओ को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि माउंट शांदू से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शेनक्याओ को लेकिन इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था।
वो एक बार फिर से मास्टर यांग वुशी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगा। यांग वुशी उसे रोकते हुए एक बैम्बू स्टिक दे दी ताकि वो अपना सफर आराम से तय कर सके। इसके साथ ही ये दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। यांग वुशी यूशेंग से कहता है कि तुम अभी भी अपने इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। इसके बाद सीन शिफ्ट कर बैम्बू सेक्ट आ गया, जहाँ कुन्नी का सीनियर आकर बताता है कि शेनक्यो अभी जिंदा है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ भूल चुका। जिसके जवाब में उसका मास्टर कहता है कि हमारा मकसद पूरा हो गया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेनक्यो मरे या जिंदा रहे। जिसके पास सोलिडिटी बुक की इन्फॉर्मेशन है उसके साथ डील करना शेनक्यो के मुकाबले में इजी रहेगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा लालची है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शेनक्यो पर आ गया। वो अब फोनिंग सिटी पहुंच चुका था। यहाँ पर वो एक टेम्पल में स्टे करता है। इस टेम्पल में शेनक्यो के साथ और बंदे भी थे। वो शेनक्यो को बुली करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल कर हमें दे दो। तभी उन लोगों में से एक बंदा चैनगोंग आगे बढ़कर उन लोगों को पकड़ते हुए शेनक्यो से कहता है कि अगर तुम मुझे 2 पैनकेक्स दो तो मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को रोक सकता हूँ। जिस पर शेनक्यो भी एग्री हो गया। अब वो उन दोनों को अच्छे से मजा चखाते हुए टेम्पल से बाहर निकाल देता है। वो वापस आने के बाद शेनक्यो से पैनकेक्स लेते हुए कहता है कि अगर तुम इस टेम्पल में रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 2 नहीं 3 पैनकेक्स देने होंगे, वरना तुम्हें भी मैं इन लोगों की तरह बाहर निकाल दूंगा। चैनगोंग शेनक्यो को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है कि तुम तो ब्लाइंड हो, फिर तुम पैसे कैसे कमाओगे? जिसके जवाब में शेनक्यो कहता है कि मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं, बल्कि दिन में लाइट की मदद से डायरेक्शंस का पता लगा सकता हूँ। चैनगोंग को तो सिर्फ अपने पैनकेक से फर्क पड़ता था, इसीलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है, समझ गया, बस तुम कल पैनकेक्स ले आना, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया। शेनक्यो ने एक स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ वो लोगों का हाथ पढ़कर उनका फ्यूचर बताता है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, उसके पास कोई भी कस्टमर नहीं आता। आखिरकार शेनक्यो के पास एक कस्टमर आ ही गया, जो कि और कोई नहीं मिस्टर यान थे। मिस्टर यान शेनक्यो के सामने बैठे हुए कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है, तुम माउंट शांदो की चीफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी गलियों में भीख मांग रहे हो। इससे अच्छा था कि तुम मेरी ऑफर को ही एक्सेप्ट कर लेते। शेनक्यो कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप यहाँ से जाएं। मिस्टर वुशी उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। वो उसकी पर्स को चेक करते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी रिकवर हो गए हो। पास ही से एक बूढ़ी औरत गुजरते हुए शेनक्यो को एक कॉइन दे गई, जिससे शेनक्यो को काफी एम्बेरसमेंट हुई, लेकिन वो इसे रखने के अलावा और कर भी क्या सकता था। साथ ही यान वुशी बताते हैं कि तुम्हारे लॉस्ट होने के एक दिन बाद ही न्यू चीफ डिसिप्लिन बना दिया गया। गेस करो किसे बनाया? तुम्हारे प्यारे दोस्त यूआई को। ये सुनकर शेनक्यो के सर में दर्द शुरू हो गया। यान वुशी एक बार फिर से शेनक्यो को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा। ये कहते ही यान वुशी वहाँ से चले गए और शेनक्यो भी वापस से टेम्पल की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट पर यूशेंग और यान वुशी पर आ गया। यूशेंग यान वुशी को बताता है कि वेपन्स माउंट शांदो पर मिले थे। इस तरह के वेपन ल्यूही गैंग इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी बाइमो सेक्ट के साथ मिल चुकी। यहाँ टेम्पल में शेनक्यो ने 3 पैनकेक्स चैनगोंग को दे दिए। चैनगोंग उन पैनकेक्स को लेते हुए कहता है कि आखिर ये तुमने पैसे कैसे कमाए? शेनक्यो कहता है कि फ्यूचर बताकर। ये सुनकर चैनगोंग ने भी अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया। शेनक्यो उसका हाथ देखते हुए उसे बताता है कि तुम्हारे स्टेप फादर थे, तुमने अपनी फैमिली से लड़कर अपना घर छोड़ दिया और छोटे मोटे काम कर अपना पेट पालने लगे। चैनगोंग तो शेनक्यो की बातें सुनकर हैरान हो गया। वो कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता? शेनक्यो कहता है कि तुम्हारे एक्सेंट और तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारा अभी फ्यूचर भी बता सकता हूँ। तभी वो बंदे जिन्हें चैनगोंग ने कल मारकर भगा दिया था और ज्यादा भिखारियों के साथ बाहर आकर खड़े हो चुके थे। शेनक्यो ने तो उनके आने की आवाज सुन ली, लेकिन चैनगोंग तो इन सब बातों से बेखबर था। वो शेनक्यो से कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कोई फ्यूचर नहीं देख सकते, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। ये कहते वो यहाँ से उठकर विंडो के पास चला गया। शेनक्यो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा अभी का फ्यूचर बता सकता हूँ। चैनगोंग सोचते हुए कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। जो सुनते ही शेनक्यो उससे कहता है कि ये जगह जहाँ तुम अभी खड़े हो तुम्हारे लिए शुभ नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ, क्योंकि यहाँ खड़े रहने से तुम्हारे सर से ब्लड भी निकल सकता है। चैनगोंग जो कि अभी भी शेनक्यो की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, विंडो के और ज्यादा करीब जाते हुए कहता है कि अच्छा ये जगह मनहूस है, यहाँ खड़े नहीं होना, मजाक मत करो, मैं लोगों का खून बहाता हूँ, कोई मेरा नहीं बहा सकता। चैनगोंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि बाहर से एक डंडा आते हुए उसके सर पर लग गया, जिससे चैनगोंग के तो 14 तबक रोशन हो गए। अब वो बंदे भी अंदर की तरफ आते हुए चैनगोंग से कहते हैं कि आज तुम नहीं बचने वाले, कल तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे ना, आज हम तुम्हें मजा चखाएंगे। चैनगोंग तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था, उसे लगता है कि वो इन सबको अकेला ही हरा सकता है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम भिखारी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए चलो आ जाओ अब। इसके साथ ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई।
चैनगोंग तो 1 मिनट भी उनके सामने टिक नहीं पाया और उन सब ने मिलकर चैनगोंग की खूब धुलाई की, इसकी जेबें भी खाली कर दी। उनमें से एक भिखारी चैनक्याओ को देखते हुए कहता है कि यहाँ एक और बंदा भी है। चैनगोंग फौरन से पलटते हुए बोला, इसके पास बहुत पैसे हैं, इसने मुझे 3 पैनकेक्स भी दिए, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, और साथ ही साथ ये फ्यूचर भी देखकर बता सकता है। चैनगोंग की ये सारी बातें सुनकर वो बंदा आगे बढ़ते हुए चैनक्याओ से कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चैनक्याओ तो साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैं अपने पैसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ कमाए हैं। ये सुनकर वो बंदा खुद पैसे लेने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन चैनक्याओ अपने स्टेक का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। चैनक्याओ की बॉडी अभी फुली रिकवर नहीं हुई थी, वो अकेला इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो सब भी अपने वेपन्स लेते हुए वापस से चैनक्याओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। चैनक्याओ ने माउंट चांदो की एक टेक्निक सर्जिंग वेव का इस्तेमाल करते हुए उन सब लोगों को पछाड़ दिया, जिसके बाद वो उन भिखारियों की गैंग से कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हें भी अपनी तरह अंधा बना दूंगा। ये सुनते ही वो बंदे यहाँ से दुम दबाकर भाग गए। चैनगोंग चैनक्याओ से कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उन पर रहम दिखाने की, तुम्हें चाहिए था कि उनकी आंखें निकाल ही लो। चैनक्याओ की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी और वो वीकनेस की वजह से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे पास के कुछ विजन्स आते हैं जहाँ चैनक्याओ माउंट चांदो पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था और वहाँ यूआई भी आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर ल्यूही गैंग के मेंशन पर आ गया, जहाँ कुन्ये एक बॉक्स ल्यूही गैंग के हवाले करते हुए कहता है कि ये सेफली अबॉर्ड तक पहुँच जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती है। ल्यूही गैंग का लीडर कुन्ये की बात सुनते हुए कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हमारी वाइस लीडर मिस युन खुद इस बॉक्स को प्रोटेक्ट करेगी। कुन्ये कहता है कि हो सकता है तुम्हें रास्ते में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करें, तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही मिस युन अपनी स्किल्स दिखाते हुए कहती है कि जो भी हमें डिस्टर्ब करेगा उसका यही अंजाम होगा। इनकी ये सब बातें छत पर खड़ा यूशिंग भी सुन रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से चैनक्याओ पर आ गया। चैनक्याओ बेहोशी की हालत में भी यूआई का नाम ले रहा था और उससे कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। चैनगोंग यूआई का नाम सुनते हुए कहता है कि कौन यूआई। इसके बाद वो चैनक्याओ को बताता है कि तुम पिछले 2 दिन से सो रहे हो, वो तो भला हुआ एक अबॉर्ड था जिसने तुम्हारे लिए मेडिसिन दे दी। आई मार्शल आर्ट स्किल्स काफी कमाल थी, क्यों ना तुम ल्यूही गैंग को ज्वाइन कर लो, वो यहाँ की लोकल गैंग में सबसे ज्यादा पावरफुल है। चैनक्याओ के सर में तो अभी भी दर्द हो रहा था। वो चैनगोंग से कहता है कि मुझे किसी ल्यूही गैंग को ज्वाइन नहीं करना, मैं सिर्फ माउंट चांदो वापस जाना चाहता हूँ। चैनगोंग कहता है कि तुम माउंट चांदो की जाना चाहते हो, जिसके जवाब में चैनक्याओ बताता है कि वहाँ मेरा घर है। चैनगोंग रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मेरे मास्टर बन जाओ, मैं भी तुमसे मार्शल आर्ट सीखकर मार्शल आर्ट वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा। इसके बाद मैं ल्यूही गैंग का लीडर भी बन सकता हूँ। चैनक्याओ कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, मुझे जितनी थोड़ी बहुत स्किल्स आती हैं वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं मिस युन अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ इसी टेंपल में स्टे करने के लिए आ गई। मिस युन से उस ट्रेजर को चुराने के लिए अलग अलग सेक्ट्स के लोग उनका पीछा कर रहे थे, वो भी अब यहाँ पहुँच चुके, जिन्होंने आते साथ ही टेंपल के मॉन्क को मार दिया। चैनगोंग बाहर से आती आवाजों को सुनकर कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। चैनक्याओ जो कि पहले ही उन लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर चुका था, चैनगोंग से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन चैनगोंग नहीं रुकता। चैनगोंग जो कि अब दरवाजे के सुराग से बाहर देखने ही वाला था, तभी अचानक से एक बंदा दरवाजे को खोलते हुए सीधा आकर चैनगोंग को गले से पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम ल्यूही गैंग से हो, जिस पर चैनगोंग ने भी ना में जवाब दे दिया। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम्हारे जैसे कचरे ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा, और ये कहते साथ ही वो उसे मारने ही वाला था। चैनक्याओ उसे अपने स्टिक की मदद से रोकते हुए कहता है कि हमारा इस जगह और ल्यूही गैंग से कोई ताल्लुक नहीं, हम यहाँ सिर्फ रात गुजारने के लिए आए थे, प्लीज आप हमें जाने दें। लेकिन उस मास्टर का तो कुछ और ही प्लान था। वो सीटी बजाते हुए अपने बाकी के साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है, जो आते साथ ही चैनक्याओ और चैनगोंग को पकड़कर मेन हॉल में ले गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस युन पर आ गया, जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। उसे छत पर से किसी के चलने की आवाज आई, इसीलिए वो फौरन से कैंडल को बुझाते हुए पिलर के पीछे छुप गई। अब नैनिए किंगडम का इंपीरियल डिटेक्टिव मोरॉन की भी रूम में आ चुका था। आते ही वो बॉक्स की तरफ आगे बढ़ गया, जो देखते हुए मिस युन ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे डॉज करते हुए मोरॉन्ग भी मिस युन पर काउंटर अटैक कर देता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। मिस युन ने फ्लोरल रेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मोरॉन्ग को पीछे हटा दिया। मिस युन की इस काबिलियत को देखते हुए मोरॉन्ग भी इंप्रेस हो गया। वो मिस युन से कहता है कि तुम वाकई ल्यूही गैंग के वाइस लीडर कहलाने के काबिल हो, तुम्हारी इस टेक्निक के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिस युन मास्टर मोरॉन्ग की इन बातों को इग्नोर करते हुए कहती है कि तुम बताओ तुम कौन हो। मास्टर मोरॉन्ग उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि आखिर ये तुमने सोच में कैसे लिया कि तुम इस ट्रेजर को हमारी नाक के नीचे से ले जाओगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर तो तुम ये ट्रेजर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें सेफली नैनिए किंगडम से जाने दे सकता हूँ। जो सुनते हुए मिस युन कहती है, अच्छा तो तुम चीफ डिटेक्टिव मोरॉन्ग हो, जिस पर मास्टर मोरॉन्ग ने भी हाँ में जवाब दे दिया। अब मिस युन समझ चुकी
चुकी थी, वो मोरोंग से नहीं जीत सकती क्योंकि आज वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। यही सब सोचते हुए मिस यून ने एक चेयर को उठाकर मास्टर मोरोंग की तरफ फेंक दिया ताकि उसे भागने का कुछ टाइम मिल सके। मास्टर मोरोंग ने अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चेयर को रोक लिया था। साथ ही साथ वो मिस यून से कहते हैं कि तुम इन चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए आज मुझसे नहीं बच सकती। मिस यून भी मास्टर मोरोंग से बचते हुए यहाँ मेन हॉल में पहुंच चुकी है जहाँ पहले से ही शेनक्यो और जेनगोंग मौजूद थे। मिस यून मास्टर मोरोंग के चमचों की तरफ देखते हुए कहती है कि नैनी किंगडम का नंबर 1 कुंफू मास्टर मोरोंग अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में लोगों पर अटैक कर रहा था। कितनी शर्म की बात है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। जिसके जवाब में मोरोंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए अकेला आया हूँ। जब ल्यूही गैंग की वाइस चीफ कोई काम पर्सनली कर रही हो तो हमें भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। मास्टर मोरोंग का डेसिबल तेबाऊ आगे बढ़ते हुए मास्टर मोरोंग से कहता है कि मैंने मिस यून के रूम को अच्छे तरीके से सर्च किया लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उसकी बात सुनकर मोरोंग मिस यून की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम अपने लोगों की जान बचाना चाहती हो तो वो ट्रेयर आराम से मेरे हवाले कर दो। मिस यून भी मास्टर मोरोंग को वो ट्रेयर देने के लिए एग्री हो गई थी। वो मास्टर मोरोंग से कहती है कि अपने सर्वेंट से कहकर विंग रूम से वो बॉक्स को मंगवा ले, उसी के अंदर ट्रेयर है। मिस यून को लग रहा था कि उसने ये बात करके मास्टर मोरोंग को उल्लू बना दिया लेकिन मास्टर मोरोंग तो कुछ ज्यादा ही चालाक था। वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मुझे अच्छे से मालूम है कि वो बॉक्स तो हमें उलझाने के लिए सिर्फ एक बहाना था। असल ट्रेयर तो तुम्हारे पास है, अब जल्दी से वो हमें दे दो वरना ये तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही तबाऊ ने मिस यून के डेसिबल की गर्दन पर अपनी सोड रख दी। मिस यून उसे रोकते हुए कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ट्रेजर बॉक्स के अंदर ही है, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, प्लीज मेरे डिसाइपल को छोड़ दो। तभी ऊपर से एक लड़की हंसते हुए कहती है कि मास्टर मोरोंग तुम इतनी देर से बातों को घुमा क्यों रहे हो? तुम सीधे तरीके से मिस यून से क्यों नहीं कहते हैं कि सोलाइटी के फ्रीडम वॉल्यूम मेरे हवाले कर दो? मास्टर मोरोंग चारों तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ। यहाँ चेनगोंग तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था इसीलिए वो शेनक्यो के पीछे जाकर छुप गया। वो लड़की भी अब बाहर आ जाती है जिसे देखते ही मिस यून कहती है अच्छा तो वो तुम थी जो सेक्स के निकलने के बाद से हमारा पीछा कर रही हो। इस लड़की का नाम बायरोंग था, ये हियाओ सेक्ट से बिलोंग करती है। ये भी यहाँ सोलाइटी के वॉल्यूम को लेने के लिए आई हुई थी। बायरोंग कहती है कि हम सब के दरमियान एक फाइट होगी, जो भी हम सब में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही सोलाइटी के फ्रीडम वॉल्यूम को लेकर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम सब इस वॉल्यूम का एक एक पीस रख लेंगे। मास्टर मोरोंग तो अकेले ही सोलाइटी के इस वॉल्यूम को हथियाना चाहता था इसीलिए वो मिस यून से कहता है जैसा कि तुम देख पा रही हो यहाँ बहुत सारे कुंफू मास्टर मौजूद हैं, तुम सबसे अकेली नहीं लड़ सकती, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये सोलाइटी का वॉल्यूम मुझे दे दो। इसके बाद तुम्हें यहाँ से सेफली लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। बायरोंग उसकी ये बातें सुनते हुए कहती है कि फ्रीडम वॉल्यूम के लिए हियाओ सेक्ट ज्यादा क्वालिफाइड है। ये कहते ही वो शैडो मूव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेबाऊ से मिस यून के डेसिबल को छुड़ा दिया जिससे मास्टर मोरोंग भी काफी भड़क गया। इसीलिए वो अपनी सोर्ड से बायरोंग पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे दरमियान आने की। बायरोंग उसके अटैक को डॉज करते हुए कहती है अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो मेरे साथ? अब इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी। भागने के लिए मिस यून के पास ये एक अच्छा मौका था इसीलिए वो बाहर की तरफ जाने लगी लेकिन वक्त रहते ही बायरोंग ने मिस यून को भागते हुए देख लिया जिसके बाद ये दोनों ही तेजी से मूव करते हुए मिस यून के पास आ गए। बायरोंग मिस यून से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया हो, तुम अपने लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़कर अकेली भागना चाहती थी। ये कहते साथ ही वो दोनों अपनी एनर्जी को अनलिश करते हुए मिस यून पर अटैक कर देते हैं। मास्टर मोरोंग का चमचा देबाव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से मिस यून पर अटैक करता है लेकिन मिस यून की एनर्जी की वजह से वो पीछे की तरफ आ गिरा। मिस यून के एक साथी ने मौका पाते ही अपने सेक्ट से मदद बुलाने के लिए सिग्नल भेज दिया। मिस यून को भी यहाँ इन दोनों के अटैक्स को डॉज करने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी इसलिए मिस रोंग ने अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए इन दोनों को पीछे की तरफ हटा दिया। मास्टर मोरोंग का भी अब प्लान चेंज हो चुका था। वो मिस यून को छोड़कर बायरोंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया जिससे बायरोंग इंजर्ड हो गई। मिस यून इन दोनों को आपस में लड़ता देख वापस से टेंपल से भागने की कोशिश करती है लेकिन मास्टर मोरोंग ने उसकी ये कोशिश बेकार कर दी क्योंकि वो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। बायरोंग की भी नजर अब शेनक्यो पर पड़ चुकी थी। वो उसे देखते हुए कहती है कि तुम तो कितने हैंडसम हो, अच्छा होता अगर तुम्हारे पास कोई स्किल्स भी होती, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम्हें मार दिया जाए। और ये कहते साथ ही उसने शेनक्यो को गले से पकड़ लिया। लॉर्ड ह्यूयन भी अब यहाँ पहुंच चुके थे। मास्टर एबॉर्ड त्यांताई सेट के टॉप कुंफू मास्टर हैं। ने देखते साथ ही मिस यून के अंदर तो मीन की एक नई किरण जाग उठी। वो खुश होते हुए कहती है कि मास्टर एबॉर्ड आखिर आप यहाँ आ ही गए। लेकिन मास्टर मोरोंग को तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें तो अभी भी अपने फ्रीडम वॉल्यूम की परवाह थी इसीलिए वो दोबारा से मिस यून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। मास्टर एबॉर्ड उन्हें मिस यून की तरफ बढ़ता देख अपने बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहीं रोक दिया जिसकी प्रेशर की वजह से वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होकर बायरोंग और शेनक्यो पर आ
गया जहाँ बायरोंग ने शेनक्याओ का गला पकड़ा हुआ था। तभी वहाँ यनवुशी भी आ गए। वुशी ने आते साथ ही बायरोंग को हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ पटक दिया। यनवुशी को यहाँ देखकर एपॉड भी हैरान हो गया। उसके बाद वो शेनक्याओ को उसकी बैम्बू स्टिक वापस करते हुए कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था तो इसको संभाल कर रखो। इसके बाद यनवुशी बाकी सब मास्टर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है आज यहाँ कुछ खास चल रहा था, इसीलिए तो यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं। हम सबकी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबॉर्ड शेनक्याओ से सवाल करते हुए कहते हैं, जिस पर मास्टर यंगवुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मिस यून मास्टर अबॉर्ड से माफी मांगते हुए कहती है, अगर आप मेरी और मेरे साथियों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो मैं फ्रीडम वॉल्यूम आपको दे सकती हूँ। जिस पर मास्टर अबॉर्ड जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बाहिफाजत यहाँ से बाहर ले जाऊं। मिस यून को भी अब इस बात का यकीन आ चुका कि मास्टर अबॉर्ड उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसने फ्रीडम वॉल्यूम मास्टर को देने के लिए निकाल लिया। इससे पहले कि वो वॉल्यूम मिस यून मास्टर अबॉर्ड को दे पाती, मास्टर यंगवुशी तेजी से मूव करते हुए मिस यून से वो फ्रीडम वॉल्यूम छीन लेते हैं। मिस यून को तो इस बात की खबर भी नहीं हुई। मास्टर अबॉर्ड को यंगवुशी की इस हरकत से काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यंगवुशी पर अटैक कर देते हैं, जिसे यंगवुशी ने शूटिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक दिया। यंगवुशी और अबॉर्ड का पावर लेवल तकरीबन सेम ही था, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। चेंगोंग भी इनकी फाइट को एंजॉय कर रहा था। तभी शेनक्याओ उसके पास आते हुए कहता है, चलो यहाँ से, यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का। ये दोनों अभी यहाँ से निकलने ही वाले थे कि यंगवुशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें रोकते हुए कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुक जाओ। ये कहते ही यंगवुशी इन्हें लेकर एक बुद्धा स्टैचू के ऊपर चला गया। शेनक्याओ यंगवुशी से कहता है कि प्लीज आप हमें बुली ना करें, इन सब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर यंगवुशी कहता है कि मैं तो तुम्हें वो चीज देने वाला हूँ जिसके लिए ये सब फाइट कर रहे थे। ये सुनकर अबॉर्ड कहता है कि तुम इन लोगों को इन सब का हिस्सा मत बनाओ। यंगवुशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम सब लड़ने की बजाय इस सोसाइटी को बांट क्यों नहीं लेते। देखो, अगर ये फ्रीडम वॉल्यूम को मैं पढ़ता हूँ तो तुम लोग मुझ पे बिलीव नहीं करोगे कि मैंने सही पढ़ा। अगर ये तुम पढ़ोगे तो मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगा कि तुम लोगों ने सही पढ़ा। इसलिए एक अच्छा कैंडिडेट होगा इसे पढ़ने के लिए। अब ये तुम लोग की एबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि तुम कितना याद कर सकते हो और कितना नहीं। बायरोंग हंसते हुए कहती है कि ये तो सही से देख भी नहीं सकता, भला ये कैसे फ्रीडम वॉल्यूम को रीड करेगा, तुम भी ना कैसे मजाक करते हो। यंगवुशी कहता है कि मेरा यकीन करो, ये देख सकता है। इसके साथ ही उसने अपनी पावर्स को शेनक्याओ में डालना शुरू कर दिया, जिसे शेनक्याओ अब देख पा रहा था। शेनक्याओ ने अब फ्रीडम वॉल्यूम को रीड करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे वो सब बहुत ही ज्यादा गौर के साथ सुन रहे थे। शेनक्याओ को भी इसके साथ साथ अपने पास के कुछ विजन्स भी आते हैं। इसमें वो माउंट चांदो पर खड़ा सोसाइटी की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके साथ ही शेनक्याओ ने फ्रीडम वॉल्यूम को पूरा रीड कर लिया। इसके बाद यंगवुशी शेनक्याओ से वो वॉल्यूम लेते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अबॉर्ड भी ये देखकर वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि उनके ख्याल से अब फाइट करना बेकार था। रास्ते में जाते हुए मास्टर अबॉर्ड को मिस्टर दाओ भी मिल गए, जो कि ल्यूही गैंग के चीफ हैं। मिस्टर दाओ मास्टर अबॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हमारे एक क्लाइंट ने सोसाइटी के वॉल्यूम को आप तक पहुंचाने का कहा था, हमने आपको वो पहुंचा दिए। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी हालत बुरी कर दूंगा। ये सुनकर मास्टर दाओ को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो मास्टर अबॉर्ड को शांत कराते हुए कहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर मास्टर अबॉर्ड जवाब देते हुए कहते हैं कि सोसाइटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारी डील भी खत्म हो गई। मिस्टर दाओ परेशान होते हुए कहते हैं कि अब मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बताऊंगा। मास्टर अबॉर्ड कहते हैं कि ये तुम्हारा और तुम्हारे क्लाइंट्स का मसला है, मेरा नहीं। तुम मुझे अभी तंग करना बंद कर दो। ये कहते ही मास्टर अबॉर्ड वहाँ से जाने लगे। मिस्टर दाओ मास्टर अबॉर्ड को रोकते हुए कहते हैं कि हम एक और डील कर लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से चुनयून टेम्पल में आ गया, जहाँ मिस यून शेनक्याओ से माफी मांगते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर देना, हमारी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गए। इसके बाद वो उसे सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी फ्रीडम वॉल्यूम याद है। उनका यंगवुशी को तो हंसी आ गई। वो शेनक्याओ से कहता है कि तुम अब एक चलती फिरती सोसाइटी हो, अब इन सबके टारगेट पर तुम आ चुके। मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑफर्स हैं, पहला कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, दूसरा कि हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो। मिस यून यंगवुशी की ये सारी बातें सुनते हुए शेनक्याओ से कहती है कि अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हो तो मेरे सेक्ट आकर मेरा नाम ले लेना। इसके बाद वो यहाँ से चली गई। यंगवुशी शेनक्याओ के पास आते हुए कहता है कि इससे अच्छा तो तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो, तो तुम्हारा क्या फैसला है। शेनक्याओ तो अभी भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। वो यंगवुशी से कहता है कि मैं अभी भी माउंट शांदू ही जाना चाहता हूँ। जो सुनकर यंगवुशी वहाँ से चले गए और शेनक्याओ भी टेम्पल से निकलकर रहने की कोई और जगह ढूंढने के लिए रवाना हो गया। ये दोनों अभी कोई और जगह ढूंढ ही रहे थे कि इन्हें रास्ते में बायरोंग मिल गई। वो शेनक्याओ को अपने लव स्पेल से सिड्यूस करते हुए कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम मुझे फ्रीडम वॉल्यूम पढ़कर सुनाओ। इसके बदले में तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ या फिर मनी। शेनक्याओ ने तो उसके स्पेल को डिटेक्ट कर लिया था, इसीलिए वो बायरोंग की इस चाल में नहीं फंसता। लेकिन चेंगोंग तो इस सबसे अनजान इसी चाल में फंस चुका था। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी याओ सेक्ट का एक और डिसाइपल शाओजिन भी वहाँ पहुँच चुका। वो आते ही बायरोंग से कहता है कि तुम इतने हैंडसम लड़के को कैसे मार सकती हो, मुझे पहले इसके फेस की स्किन उतारने दो, बाद में तुम इसे आराम से मार लेना।
ना, जिसके जवाब में बायरोंग कहती है नहीं नहीं मेरा ऐसा भी कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। याजुन बताता है कि मैं मास्टर के ऑर्डर पर शेनक्याओ को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये कहते ही वो तेजी के साथ मूव करते हुए शेनक्याओ को गर्दन से पकड़ लेता है। शेनक्याओ कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही जा सकता हूँ, ये फैसला तुम दोनों ही कर लो। बायरोंग कहती है कि मैं यहाँ पहले आई थी इसलिए इसे मैं लेकर जाऊंगी। याजुन कहता है कि हम दोनों इकट्ठे इसे मास्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन अभी तुम इसे मेरे हवाले कर दो ताकि ये कहीं भाग ना जाए। बायरोंग शाहजुन से शेनक्याओ को चुराते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ। इसके साथ ही इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी। इसी बात का फायदा उठाकर शेनक्याओ और चेंगोंग वहाँ से निकल के शाहजुन उनमें जाता देखकर बायरोंग से कहता है वो अभी भाग रहे हैं, क्या तुम उनका पीछा नहीं करोगी। जो सुनकर बायरोंग कहती है मैं उनके साथ बाद में निपट लूंगी, अभी तुम्हारे साथ डील करना ज्यादा जरूरी है। ये कहते साथ इन दोनों के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो चुकी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शेनक्याओ और चेंगोंग के होटल में स्टे करने के लिए रुक जाते हैं। चेंगोंग शेनक्याओ से कहता है कि चलो हम इस सिटी से कहीं दूर चले जाएं ताकि हमें कोई भी पकड़ ना सके। शेनक्याओ कहता है कि अब हम कहीं भी भागकर नहीं जा सकते, ये हमें हमेशा कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपने अपने रास्ते अलग कर लें। बायरोंग, लिहुई सेक्ट और न जाने कितने लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। शाओजिन स्वैप ऑफ स्काई एंड सन टेक्निक जानता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। चेंगोंग तो कुछ समझ नहीं आता। वो शेनक्याओ से कहता है कि आखिर ये टेक्निक क्या है, जिस पर शेनक्याओ बताता है कि इस टेक्निक की मदद से दूसरों के फेस की स्किन को अपने फेस पे लगाया जा सकता है। इस टेक्निक को लोग अपनी जवानी को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। शेनक्याओ की बातें सुनकर चेंगोंग एक्ट तो ऐसे करता है जैसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी डर चुका था। इसीलिए रात को भी उसको ऐसे ही ख्वाब आते हैं कि कोई उसकी स्किन उतारने के लिए आ रहा है। इसीलिए वो उठते साथ ही अपना सामान पैक करके वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। चेंगोंग खुद से ही बातें करते हुए कहता है कि मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे अभी जिंदा रहना है। वो भी यहाँ से जाने ही वाला था कि आगे से शेनक्याओ आ गया। वो दरवाजे को बंद करते हुए कहता है कि हमें एक दूसरे को अच्छे से गुड बाय करना चाहिए। वो अपने पास से पैसों की एक थैली निकालकर चेंगोंग की तरफ आगे करते हुए कहता है कि तुम ये अपने पास रख लो, तुम्हारे ट्रैवल में काम आएंगे। चेंगोंग उससे मना करते हुए कहता है नहीं नहीं तुम ये पैसे अपने पास रखो, तुम्हें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, तुम इस अनजान शहर में एक पैसों के बगैर कैसे रहोगे। जिसके जवाब में शेनक्याओ कहता है कि मैं अभी तक भी इन पैसों के बगैर ही रह रहा था, मैं आगे भी अपना ट्रैवल इनके बगैर कर सकता हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए ये टाइम अभी सबसे ज्यादा सही रहेगा निकलने के लिए। चेंगोंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ये कुछ पैसे तुम अपने पास भी रख लो। इसके बाद चेंगोंग शेनक्याओ को ग्रीट करते हुए वहाँ से चला गया। चेंगोंग अपने रास्ते में कुछ लोगों को देखता है जिन्हें सिटी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इनमें से ज्यादातर लोग स्लेव्स और प्रिजनर्स थे। चेंगोंग उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इन सब की तरह यहाँ मरना नहीं चाहता। तभी वहाँ सिटी का चीफ मोताई भी आ गया। मोताई ने आते ही अपने गार्ड्स के साथ मिलकर इन लोगों पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। वो इन लोगों को मारकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करता था। साथ ही साथ वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की औकात मेरे सामने सिर्फ एक चुंटी जैसी है जिसे मैं कभी भी मसल कर रख सकता हूँ। चेंगोंग भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार मोताई और उसके गार्ड की नजर उस पर पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब वो लोग चेंगोंग के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। चेंगोंग को ये बात समझ आ चुकी कि वो यहाँ से भागकर कहीं और नहीं जा सकता, इसीलिए वो अपने घुटनों पर आते हुए कहता है मेरे लॉर्ड प्लीज मेरी जान बख्श दे। ये सुनकर मोताई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा। चेंगोंग कहता है इसके बदले में मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट बनकर रहूंगा और आपकी सारी कमांड्स को फॉलो किया करूंगा। मोताई तो बहुत ही ज्यादा कमीना था। वो अपने गार्ड से कहता है कि इसकी अच्छी तरीके से सफाई करके मेरे टाइगर के आगे डाल देना। तभी उन गार्ड में से एक गार्ड कहता है कि ये इस लायक नहीं कि आपके टाइगर का खाना बन सके, इसे यहीं पर मार दे। मोताई को अपने गार्ड की ये बात पसंद आ गई। वो चेंगोंग को मारने ही वाला था कि तभी मास्टर मोरोंग भी वहाँ पर पहुँच गए। मास्टर मोरोंग मोताई को बताता है कि सोलियरिटी का फ्रीडम वॉल्यूम डिस्ट्रॉय हो गया, जो सुनकर मोताई तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका। वो मास्टर मोताई पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम कचरे के अलावा कुछ नहीं, तुम्हें इतने ज्यादा रिसोर्सेज दिए गए लेकिन तुम फिर भी फेल हो गए। मास्टर मोरोंग की ये बात सुनकर चेंगोंग को भी आइडिया मिल गया कि वो इन लोगों से अपनी जान को कैसे बचा सकता है। वो कहता है कि मेरे लॉर्ड मैं आपको बता सकता हूँ कि सोलियरिटी आपको कहाँ मिलेगी, बस मुझे छोड़ दें। मास्टर मोरोंग ने भी चेंगोंग को पहचान लिया था। वो उसे पकड़ते हुए कहते हैं तुम तो वही हो ना जो कल उस आदमी के साथ थे जिसने सोलियरिटी पढ़ी। अब चेंगोंग अपने साथ उन सबको उसी होटल में ले आया जहाँ शेनक्याओ ठहरा हुआ था। शेनक्याओ के पास पहुँचते ही मोताई उससे कहता है कि मुझे सोलियरिटी लिख कर दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दूंगा। अगर तुमने मेरी इस ऑफर को रिजेक्ट किया तो तुम अभी इसी वक्त यहीं मारे जाओगे। शेनक्याओ को उसकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो चेंगोंग से कहता है तुमने इन सबको मेरे बारे में बताया है ना। चेंगोंग उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए बस उसे इतना कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरी मजबूरी थी। चेंगोंग की ये बात सुनते हुए शेनक्याओ कहता है कि तुम्हें क्या वाकई लगता है अब ये तुम्हारी जान बख्श देंगे, जबकि इनका मतलब तुम्हारे साथ पूरा हो चुका। मोताई अब इन दोनों की बातों से पक चुका था। वो अपने गार्ड से कहता है कि चलो
मुंह क्या देख रहे हो, इन दोनों को जाकर पकड़ लो। मोताई खुद आगे बढ़कर शेनक्याओ को पकड़ने की कोशिश करता है। शेनक्याओ ने अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया, जिस बात से मोताई काफी चिढ़ गया। वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम में से जो भी शेनक्याओ को सही सलामत पकड़कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। ये सुनते साथ ही वो लालची गार्ड शेनक्याओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई। शेनक्याओ उनमें से 2 गार्ड्स को पछाड़ने के बाद बाकी सबसे कहता है, अब तुम में से कौन आना चाहेगा। ये देखते हुए मोताई ने अपने बाकी के गार्ड्स को आगे बढ़ने के लिए इशारा कर दिया, लेकिन शेनक्याओ उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए फौरन से मोताई को आकर पकड़ लिया। इसके राज में मोताई को भी अपने साथ बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद शेनक्याओ चेनगोंग को रुकने के लिए बोलता है। अब मोताई और चेनगोंग दोनों ही शेनक्याओ के सामने घुटनों पर आ गए। चेनगोंग शेनक्याओ से कहता है कि मुझे प्लीज माफ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। जिसके जवाब में शेनक्याओ कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो यही करता, तुम यहाँ से जा सकते हो। मोताई जाते हुए चेनगोंग को रोकते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन चेनगोंग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। शेनक्याओ आगे बढ़ते हुए मोताई से कहता है कि तुमने आज तक बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं, तुम्हें किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी सजा आज दूंगा। तुम्हारे मेंडेरियंस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों की जानें ना ले सको। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शेनक्याओ ने मोताई के मेंडेरियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वो दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो गया। शेनक्याओ के वहाँ से जाने के बाद चेनगोंग मोताई के पास वापस आ गया। वो उसे कहता है कि मास्टर फिक्र न करें, मैं आपको बचा लूंगा। दिन से रात हो चुकी। शेनक्याओ इतनी ज्यादा फाइट के बाद काफी थक चुका, इसके साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। तभी वहाँ यनवुशी भी आ गए। वो शेनक्याओ से कहते हैं कि देखो तुम्हें चेनगोंग ने भी धोखा दे दिया, तुम्हारे जाने के बाद वो मोताई के पास आ गया था, तुमने तो उसकी जान बचाने के लिए उसे खुद से दूर किया और वो देखो तुम्हें मारने के लिए लोग ले आया। मैं तो हर जगह से हर बार धोखा मिला है, लेकिन तुम हो कि अपनी अच्छी आदतें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इसके बाद यनवुशी शेनक्याओ की एबिलिटीज को चेक करने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे शेनक्याओ ने डॉज कर लिया। शेनक्याओ सोलाइटी की फ्रीडम वॉल्यूम की वजह से मार्शल आर्ट में काफी अच्छा हो चुका था। ये देखकर यनवुशी भी काफी खुश हो गए क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। वो दूसरी सोलाइटी की मदद से शेनक्याओ में मौजूद पहली सोलाइटी की मेमोरीज को वापस लाना चाहते थे। इस फाइट की वजह से शेनक्याओ और ज्यादा वीक हो गया, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसलिए यंगवुशी उसे उठाते हुए अपने सेक ले गए और हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।